The salesperson. Repeat. Anyone who sells a product, service, or an idea is a salesperson. Based on this definition, आप बताइए साहब कौन नहीं बेच रहा? साहब, एक कैंडिडेट एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, क्या कर रहा है वो? What's he doing? He's selling. साहब एक बात बताइए, a boy girl proposing to get married, what are they doing? साहब एक बात बताइए, a lawyer arguing in front of the judge for his client, what's he doing? Hello? A politician giving speeches to get votes, what is he doing? Hello? What am I doing right now? I'm also selling. Who is not selling? We are all selling. We are always selling, either for or against ourselves. And success in life depends on our ability to sell. Chaudhary Sahab, we are all selling, we are always selling, either for or against ourselves. It is not neutral. ये साहब ये लीडरशिप की बात है, कभी न्यूट्रल लीडर नहीं हुआ, या अच्छा लीडर होगा या घटिया लीडर होगा, न्यूट्रल लीडर कोई नहीं होता साहब. There is no neutral leader, and good leaders actively guide, bad leaders actively misguide. Hello? अच्छे लीडर गाइड करते हैं, बैड लीडर मिसगाइड. न्यूट्रल नहीं होता कोई लीडर भी. तो मैंने कहा साहब कौन नहीं बेच रहा है? We are all selling. We are always selling. And then मैंने उनसे पूछा, बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब तो सेलिंग में अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको यू नीड टू लर्न द टैक्टिक्स ऑफ सेलिंग. In sales, if you want to succeed in life, you need to learn the tactics of selling. How many agree with that? Raise your hand. Not true. मैंने कहा साहब, in sales, you need to learn the principles of selling, not tactics of selling. Why? Because principles are based on foundation of integrity. Tactics are manipulative. बहुत फर्क है साहब. टैक्टिक्स में आप मैनिपुलेट करते हो, प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ इंटेग्रिटी. बहुत फर्क है. और फिर बोले कि साहब इन सेलिंग यू नीड टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. मैंने कहा ना गलत है साहब. प्रोफेशनल्स लर्न द ट्रेड, दे लीव द ट्रिक्स टू द चीट्स एंड क्रुक्स. लीव द ट्रिक्स टू द चीट्स एंड क्रुक्स, लर्न द ट्रेड. आज स्टैटिस्टिक्स देखिए आप. Narayan Murthy said 90% of graduates that are coming out from our colleges, whether management or engineering colleges, they are not employable. How can you employ them? और बिल्कुल सही कह रहे हैं. And about 60 to 70%, ध्यान दीजिएगा साहब, 60 to 70% of engineering graduates today end up in sales jobs and they don't know how to sell. And funny part is, जानते हैं लोग अपने आप को सेल्समैन कहने से एक शर्म आती है उनको, उनका स्टेटस गिर जाता है. बेचने जा रहे हैं, लेकिन जानते हैं क्या लोग पूछते हैं उससे, क्या काम करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूं जी, मैं मार्केटिंग करता हूं. सेल्समैन नहीं कह सकते अपने आप को, जानते हैं शर्मिंदा महसूस करते हैं. मैंने इस किताब में मार्केटिंग की डेफिनेशन दी है, जो मार्केटिंग पढ़ाते हैं.
मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग only identifies and strategizes sources of money, gets no money. Only sales gets money. Are you with me? That's right. मार्केटिंग तो खाली सिर्फ आइडेंटिफाई करती है, स्ट्रेटेजाइज करती है, सोर्सेज ऑफ मनी, गेट्स नो मनी. ओनली सेल्स गेट्स मनी. आप साहब किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, बैलेंस शीट देखिए, सिर्फ एक आइटम प्रॉफिट साइड में लिखी होती है, क्या कहते हैं? सेल्स. और उसके अलावा हर चीज इज ओवरहेड्स. प्रॉफिट में सिर्फ एक आइटम जाती है, सेल्स. रेस्ट एवरीथिंग इन द कंपनी इज. साहब एक अच्छी कंपनी, good salespeople are the first to be hired, last to be fired, because they represent profit. मैं आज इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग आए हैं यहां पे. वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बुनियाद क्या है साहब. व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप? जानते हैं, some of the greatest leaders in the world were the greatest sales people in the world. अगर वो अपना विचार नहीं बेच सकते तो साहब वो कौन से फॉलोअर बना पाएंगे जिंदगी में? एक फॉलोअर नहीं बनेगा उनका जिंदगी में. Some of the greatest leaders in the world were the greatest sales people in the world. They were able to sell an idea. अपना विचार बेच पाए तभी उनके पास लोग, इतनी जनता इकट्ठी हो गई साहब. आप लोगों ने मेरी कहानी तो शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने सुनी लास्ट टाइम, लेकिन थोड़ा संक्षेप में मैं जिन्होंने नहीं सुना उसके बैकग्राउंड बताना चाहूंगा. मैं एक प्रोग्राम कर रहा था अमेरिका में. 200-250 लोग थे वहां पे. डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स सभी थे. कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन भी थे. क्योंकि आज की तारीख में हर जगह पे सब लोगों को एक दिक्कत है. बोले साहब कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है. साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज चाहे जो काम करें, कंपटीशन बहुत घना है. कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए साहब. यस, नो. How many say yes? How many say no? How many are confused? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं. साहब ऐसा है, बहुत पुरानी बात है. मैं वहां पे गया तो मैंने कहा, जाते ही मैंने कहा कि साहब इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया जैसा अब है. जितना आसान आज है सफल होना जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं हुआ. रिपीट करता हूं, सफल होना जितना आसान आज है, ऐसा जिंदगी में कभी मौका नहीं आया, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो. तो जब मैंने 2 बारी कहा तो एक आदमी पीछे से अपने बगल वाले को हाथ मार के कहते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हैं. तो मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसके पास गया और मेरे को पूछता है कि साहब आप बताइए कि हाउ कम वी हैव नो कंपटीशन. हमारा कंपटीशन ही नहीं है साहब. तो मैंने उससे एक सवाल पूछा. मैं आप सब लोगों से यही सवाल पूछ रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जवाब देना है, तो सवाल ध्यान से सुनिएगा. तो मैंने उससे सवाल ये पूछा और आप लोगों से वही पूछ रहा हूं. साहब आप कितने लोगों को जानते हैं जो सड़क पे चल रहे हैं इस टाइम, जो जितने उनको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोगों को जानते हैं आप? हेलो, हार्डली एनी.
साहब, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, और एक दूसरा वर्ग है जो उतना ही काम करता है जिससे उसकी जान छूट जाए साहब, और एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके वो आपको लौटाते हैं। मैंने उससे पूछा कि अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज में आते हो, चाहे आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहां साहब? साहब, आज की तारीख में आपको एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, कई वकील बैठे हुए यहां। आज की तारीख में आपको अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता साहब, आपको अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता। सवाल यह है कि जितने आपको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को आप तैयार हैं? आप देखें, किसी सफल इंसान की जीवनी पढ़ें और किसी सफल ऑर्गेनाइजेशन की जीवनी पढ़ें आप, उन सब लोगों ने एक ही सिद्धांत से जिए हैं, और वो सिद्धांत है, मुझे जितना मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को साथ। ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, आप किसी भी सफल इंसान की फिलॉसफी देखें जिसने सफलता हासिल की है और उसके बाद सफलता को कायम रखा है। हासिल करना एक चीज है और कायम रखना दूसरी चीज है साहब। सफलता हासिल की है और उसके बाद कायम रखा है, और तीसरी बात, उसके बाद अपनी गुडविल, सद्भावना मेंटेन की है। तीन चीज जरूरी है, सफलता, सफलता को कायम रखना, और तीसरा सद्भावना, गुडविल मेंटेन करना। तीनों को अगर जिसने मेंटेन किया है वो सब इसी सिद्धांत से जिए हैं। मुझे जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जो मिला उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को। साहब, एक बात बताइए कि हम सब अगर आज से इस सिद्धांत से जिए, हमारा कंपटीशन है कहां साहब? हम ही कंपटीशन बन जाते हैं दूसरों के लिए साहब। वी हैव नो कंपटीशन, वी बिकम द कंपटीशन। अब एक बात बताइए, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए पीएचडी की जरूरत है भैया? अच्छा, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए एमबीए की जरूरत है? जानते हो, एमबीए और पीएचडी करने के बाद फिर भी नहीं समझ में आती लोगों को। मुश्किल तो ये है, दुख की बात ये है। इसके लिए ना एमबीए चाहिए ना ही पीएचडी चाहिए। भाई साहब, आपको 1973, अब जिन्होंने पहले सुना होगा उसके लिए थोड़ा सा रिपीट होगा, बट 1973 की बात बता रहा हूं। जनवरी 1973 मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में, तकरीबन 1000 लोग काम करते थे साहब। मैंने क्रिएट नहीं की थी, मैंने इनहेरिट की थी। तो माइंस नेशनलाइज हो गई, सरकार ने सभी कुछ ले लिया सर। अब कुछ परिवारों के पास पैसे थे, हमारे पास नहीं थे। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी जब मैं कॉलेज में था, और मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए थे साहब। अब कुछ लोग मेरी एज का अंदाजा लगा रहे हैं साहब ऑलरेडी, बट दैट इज ओके। हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशन, आप कुछ बात करो, अपनी कैलकुलेशन हर एक की अलग होती है साहब। खैर, तो साहब सब कुछ
कुछ चला गया। और उसके बाद हमारे घर से सामान बिकने लगा, कुछ ना कुछ टेबल कुर्सियां बिकने लगी टू गेट फूड फॉर। मुझे याद है तकरीबन 1 साल के बाद मेरी बड़ी लड़की जब पैदा हुई तो मैंने अपनी मां के कुछ लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी जाके बेची, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए नहीं थे टू गेट माई डॉटर रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल टू बाय मिल्क दैट नाइट। 1973 की बात कर रहा हूं आपसे। तो मैंने साहब 3 काम करने की शुरू किए, अगले 2 साल सभी में फेल हो गया। 1975 13 नवंबर को मैंने फैसला किया कि साहब मैं अब इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। मैं कनाडा गया, यहां से तो टोरंटो में मेरी सिस्टर थी, उसने मुझे स्पॉन्सर किया। तो वहां पे हमने 1 बेडरूम रेंट किया, वहां पे जमीन पे सोते थे। तो मेरी वाइफ MBA है, उसने एक बैंक में जाके $600 महीने की नौकरी ली ताकि घर का खर्चा चलता रहे। और मैं साहब सूट टाई लगा के बाहर निकल जाता था। अब कोई पूछते थे कि भाई क्या काम करते हो। अब ये कहने में तकलीफ होती थी कि बेरोजगार है भाई। मैं कहता था सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है। खैर साल बीत गया साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाई लगा के घूमते हुए, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुई। खैर एक दिन मैं वहां से एक ट्रेड शो से गुजर रहा था, तो मेरे पीछे एक कनेडियन भी आ रहे थे, थोड़ा हैंडीमैन लगे, निक्कर टी-शर्ट पहने हुए। तो मेरे पास आए, मेरा नाम पूछते हैं क्या काम करते, बोले इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मेरे को पूछते भाई कितने पैसे कमा लेते हो साहब। उस दिन होश में आया, ये सोच में आई कि भाई चाहे जितने मर्जी सूट टाई लगा लो, दुनिया 2 मिनट में समझ आती है जेब खाली है भाई। तो मैंने उसको बोला भाई इससे तुम्हारा क्या लेना देना। खैर मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या, बोले बिल बियर। मैं कहा क्या काम करते हो, बोले मैं गाड़ियां साइमनाइज करता हूं। अब जिनको मालूम नहीं है साइमनाइज क्या होता है साहब, ये एक थोड़ा अंग्रेजी का बड़ा लफ्ज है, मशीन से गाड़ियां धोना और कुछ नहीं साहब। बोले गाड़ियां साइमनाइज करता हूं। मैंने अच्छा तुम्हें कितने पैसे बना लेते हो भाई, बोले कभी $40 $50। तो दरवाजे से जैसे हम लोग निकल रहे थे, जैसे कि मेरे दिमाग से उसने एकदम पढ़ लिया हो, मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे रोक के कहता है गाड़ियां साफ करो कि भाई। मैं भी सोचने लगा भाई कब तक खाली पेट घूमेंगे ऐसे। मैंने कहा भैया कितने पैसे दोगे, बोले $5 काटूंगा केमिकल के, बाकी बांट लेंगे आधे आधे। तो मैंने उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, गाड़ियां साफ करना को हाईटेक जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन तुमको थोड़ी चाहिए, अच्छे पैसे बना रहे हो, क्योंकि पैसे बांटने को क्यों तैयार हो गए। बोले गाड़ियां साफ करना अकेले टाइम नहीं गुजरता, कोई बात करने वाला मिल जाए टाइम निकल जाता है, इसलिए बांट रहा हूं और कुछ नहीं है ऐसा। तो साहब दूसरे दिन गए, हमने गाड़ियां साफ की, $25 दोनों ने बना लिए पूरे। अगले दिन $35 $30 $40, रोज थोड़े 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 पैसे बनते रहे, कुछ ना कुछ खरीदते रहे साहब। तभी मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा कि अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो तो घर घर जाके वो वैक्यूम क्लीनर की डेमोन्स्ट्रेशन किया कीजिए। तो मैंने कहा साहब ये बहुत बढ़िया है साहब, दिन में गाड़ियां साफ करूंगा, शाम को घर जाके वैक्यूम क्लीनर सफा करूंगा साहब। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भी पहुंच गया साहब, 200-300 लोग थे वहां पे, खूब मोटिवेशनल लेक्चर दिया उन्होंने और मशीन पकड़ा दी, बोले जाके घर घर जाके डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए और हर डेमोन्स्ट्रेशन के आपको $5 मिलेंगे साहब।
अब भी साहब इतने ना समझ थे, समझ ही कुछ नहीं थी। हमने यही समझा कि खाली जाके डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है, बेचना नहीं होता साहब। तो हम अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते थे, वहां पे दरवाजा खटखटाते थे, कोई दरवाजा खोलता था, मैं कहता था साहब आपको वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदना। तो पहले तो तसल्ली हो जाती थी, खरीदना नहीं है भाई, खाली डेमोन्स्ट्रेशन करवा लीजिए, $5 मिल जाएंगे। कुछ लोग तरस खा के कहते थे आओ भाई आ जाओ आ जाओ, कुछ लोग बाहर निकाल देते थे। एक दिन मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था एक इंडियन परिवार के, यहां पे हस्बैंड वाइफ सोफा पे बैठे थे, मैं जमीन पे बैठा था। तो ये सज्जन वैक्यूम क्लीनर नहीं देख रहे थे, मेरी तरफ देख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब कुछ गलती हो गई? बोले ना। तो मैंने पूछा कि भैया ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे से पूछता है जिंदगी में कभी लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? मैंने कहा भाई मैं वैक्यूम क्लीनर यहां पर रगड़ रहा हूं, तो बात क्या कर रहा है? पूछता है जिंदगी में कभी लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? मैंने कहा ना भैया कभी बेचा नहीं है, ना ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे याद है इंडिया में वो एजेंट, वो लूट, वो चुंबक आपकी लाइफ पकड़ लेता था जब तक दस्तखत ना करो साहब। तभी उसको कहते थे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, आपकी लाइफ पकड़ लेता था साहब। तो मैंने कहा साहब मैं जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कभी नहीं बनूंगा साहब। खैर मैंने कहा साहब मैं नहीं लाइफ इंश्योरेंस बेचूंगा। मैंने अपना थैला वाला उठाया, अपना वैक्यूम क्लीनर रगड़ा करके, $5 का काम था मेरा, चल के निकल गया। तो जब साहब सीधे तरीके से काम नहीं होता, आदमी उल्टे तरीके से जाता है। एक ही बिल्डिंग में हम लोग रहते थे और समहाउ उसकी वाइफ का परिचय मेरी वाइफ से हो गया, जान पहचान हो गई। तो उसकी वाइफ मेरी वाइफ को समझाती है कि इनको बोलिए भाई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन जाए, ज्वाइन कर ले, ये बहुत अच्छा करियर है। और मेरी वाइफ भी जानती थी कि कब तक इस तरीके से काम चलेगा, गाड़ियां साफ कर करके कब तक जिंदगी चलेगी। एक फैमिली थी, आई हैड अ डॉटर, और मेरी वाइफ मेरा फेलियर रिकॉर्ड भी जानती थी, बहुत अच्छा था साहब। स्कूल में भी मैं पढ़े लिखे पढ़ाकुओं में से, बच्चों में से नहीं था। मैं तो बैक बेंचर था, जो आगे बैठते थे, पीछे से लेके रबड़ की गुलेल मारता था साहब बैठ के उनको। और साहब 8वीं क्लास में 6 या 7 सब्जेक्ट्स में से मैं सभी में फेल हो गया एक्सेप्ट 1। तो मेरे प्रिंसिपल ने बुला के मुझे कहा कि बेटा तुम एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। साहब 28 बच्चों में से मेरा 27वां नंबर था, क्योंकि 28वां एब्सेंट था साहब। नो किडिंग साहब। मेरे प्रिंसिपल मेरे पेरेंट्स को बुला के कहते थे इसको बाहर निकालिए स्कूल से, ये स्कूल की एवरेज। साहब मैं एवरेज गिरा रहा था स्कूल की। खैर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा भाई। खैर मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। बोले आप इम्तिहान पास तो कीजिए, अगर पास कर लिया तो एक चॉइस मिल जाएगी लाइफ में आपको। अभी तो चॉइस भी नहीं है भाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इम्तिहान में बैठूंगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं बेचूंगा।